हेलो बजाबाडी, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो भी मैं ये चीज़ कराने वाला हूँ, ये चैप्टर कराने वाला हूँ, तो मैं ये बात ध्यान में रख के करा रहा हूँ कि आपका जो जामिया या एमयू एंट्रेंस एग्जाम होता है क्लास 9th के लिए, उसको देखते हुए मैं यहाँ पे जितना भी चीज़ मैंने लाया है वो सारी इन एग्जाम को देख के मतलब पीवाईक्यूज को देख के या किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसके हिसाब से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये नोट्स आपको पसंद आएगा। और अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको ये फ्री में नोट्स सारे मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। एक और बात, अगर वीडियो शुरू करें तो प्लीज़ अंत तक देखना, ऐसा नहीं कि बीच में लीव कर दो और फिर बोलना यार कुछ समझ नहीं आया। तो एक बार देखो। एक और बात कि ये तो मैं अभी नोट्स के हिसाब से करा रहा हूँ, फिर अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कशन करेंगे, एनसीईआरटी बुक भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कशन करेंगे कि जो हम लोग आसपास देखते हैं कि किस तरह से क्रॉप का मतलब क्रॉप होता है, मतलब कि किस तरह से पैदा होती है, किस तरह से हमारे घरों तक वो अनाज पहुंचती है, रास्ते में क्या क्या रास्ते उसे मतलब कि क्या क्या करना पड़ता है खेती करने के लिए, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले एक जो मिथ होती है हमारे अंदर होती है कि भाई एग्रीकल्चर मतलब कि खेती बाड़ी। ऐसा नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा भी क्या होता है कि जैसे कि हम पशुपालन करते हैं, उसे भी है ना एग्रीकल्चर में ऐड ऑन कर दिया गया। हाँ, वही अगर बात की जाए कि अगर फार्मिंग दिया रहा है तो वहाँ पे सिर्फ खेती बाड़ी के रूप में इसे यूज किया जाता है, बट अगर एग्रीकल्चर आ जाए तो उसमें फार्मिंग प्लस जो कैटल होता है, मतलब कैटलिंग होता है, उसे भी ऐड ऑन कर दिया जाता है। तो चलिए हम एग्रीकल्चर का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। The practice of growing crops and rearing animals for food, fiber and other products। अगर हम खेती बाड़ी कर रहे हैं या उसके अलावा अगर हम किसी जानवर को पालन पोषण कर रहे हैं फूड फूड भोजन के लिए, या उससे कुछ कपड़े बनाने या कुछ भी हो सकते हैं, तो उसे हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि एक इंडिया जो हमारा देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। और अगर हाँ, एक और बात, ये क्रॉप्स क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, जब अगर अगर हम किसी भी जगह पे किसी भी खेत में एक लार्ज स्केल पे अगर हम खेती बाड़ी करते हैं, सेम काइंड का क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसे हम क्रॉप्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आपका हो गया वीट, पैडी, मेज, कॉटन। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि कितने तरह से इंडिया में हम क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं। जैसा कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, जस्ट दो तरह का दिया गया है, एक तो खरीफ के बारे में, दूसरा रबी के बारे में। बट अगर एनसीईआरटी के अलावा अगर आप कोई बुक उठाते हैं तो उसमें जायद के बारे में भी, जायद कोई बोलता है कोई जायद बोलता है, जो भी हो, तो उसके बारे में भी बताया गया। तो चलिए हम ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। पहला तो है कि जो खरीफ क्रॉप होता है वो रेनी सीजन में ग्रो होता है। दूसरा कि ये जून टू सितंबर में ये मतलब खेतों में लगा हुआ होता है। एग्जाम्पल इसका पैडी हो गया, मेज हो गया, सोयाबीन और ग्राउंड नट हो गया। वही रबी की बात किया जाए तो ये विंटर सीजन में उपजाया जाता है, अक्टूबर टू मार्च तक इसका टाइम पीरियड होता है। वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पीज इसका एग्जाम्पल हो गया। जैद जो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बट इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो समर सीजन का है। और अप्रैल टू जून इसका टाइमिंग है। वाटरमेलन और कुकम्बर इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारा है कि प्रैक्टिस क्या क्या होता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रैक्टिस को क्या क्या होता है। तो सात सात एसेंशियल स्टेप्स में इसको डिवाइड किया गया। फर्स्ट जो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, किस तरह से हम खेतों में सॉइल को प्रिपेयर करते हैं सो डैट वहाँ पे हम सीड्स को सोन कर सके। फर्स्ट है कि द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेशन, जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, सबसे पहला स्टेप यही होता है कि हम सॉइल को, मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं सो डैट कि हमारा जो बीज हो अच्छी तरीके से पानी ले सके, अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर जा सके। सॉइल इज लूजेंड एंड टर्न्ड यूजिंग टूल्स लाइक प्लग। आप एनसीईआरटी में देख भी सकते हैं, इसका पिक्चर दिया गया हो, कल्टीवेटर। तो आपको ये याद रखनी है कि भाई ट्रायल होता है किस किस चीज़ की मदद से, कौन कौन सा टूल्स है जिसकी मदद से हम उसे लूजेंड और टर्न करते हैं। तो पहला आ गया प्लग आ गया, दूसरा आ गया हो आ गया, तीसरा हो गया कल्टीवेटर। इम्पोर्टेंस इम्प्रूव्स एडेशन ऑक्सीजन रिचेज रूट्स। हाँ, एक बात आती है कि भाई हम लोग मिट्टी को जो उतना ढीला क्यों करते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा में क्यों करते हैं। तो पहली तो बात होती है कि जो मिट्टी होता है उसके अंदर सो डैट हवा जा सके, सो डैट ऑक्सीजन जा सके, ताकि अगर हम बीज को खेतों में छींटे तो वहां से वो ऑक्सीजन ले सके। दूसरा होता है कि इनेबल्स रिटेंशन ऑफ मॉइस्चर। हाँ, एक और बात, जैसा कि अगर बारिश हो रही है तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ऊपर वाले मिट्टी को ही
पानी का मात्रा पहुंच सके या हवा पहुंच सके। बट अगर हम ऊपर नीचे करते हैं, टर्न टर्न ऑन डाउन करते हैं, ये सब करते हैं, तो ऊपर वाला मिट्टी भी नीचे जाता है, नीचे वाला भी ऊपर जाता है, सो डैट वहाँ पे एक मेंटेनेंस बैलेंस बना रहता है। तीसरा क्या होता है कि हेल्प्स मिक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड फर्टिलाइजर्स यूनिफॉर्मली। अब जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हम लोग के खेतों में हर जोता जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि जो मिट्टी वाला ऊपर वाला मिट्टी है वो नीचे चला जाता है, नीचे वाला ऊपर आ जाता है। तो इससे क्या होता है ना कि जो 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 भी आपका ऑर्गेनिक मैटर रहता है वो ऊपर नीचे होते रहता है, सो दैट प्लांट्स वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर सके। एक नोट वाली बात क्या है कि लूजेनिंग सॉइल इज आल्सो नोन एज टिलिंग और प्लगिंग। तो यहाँ से भी डिफिनीशन आता है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो स्टेप है वो सोइंग है, मतलब बीजों को हम कैसे छींटते हैं खेतों में, या उससे क्या फायदे है, क्या नुकसान है, किस तरह के हम बीज चूज करते हैं। प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग सीड्स इन द सॉइल, मिट्टी में अगर हम जो भी हम सीड्स है उसे हम छींटते हैं या रखते हैं, या एक तरह से अरेंजमेंट के तरह तरीके से हम उसे खेतों में रखते हैं, तो उसे सोइंग बोला जाता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर, अब एक एनसीईआरटी में भी वो दिया गया है कि क्या कहते हैं, एक्टिविटीज दिया गया है कि हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि ये सीड्स है ये गुड क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है, या जो भी सीड्स है वहाँ से कितना जल्दी नए पौधे उपजेंगे। ये सारी चीज़ें का एक्टिविटी उस बुक में दिया गया है। तो पहला बोल रहा है कि गुड क्वालिटी सीड्स किस तरह का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए और हाई यील्ड का होना चाहिए। इसे ही है ना हम ये बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स बोलते हैं। दूसरा क्या है, सेपरेटेड यूजिंग वाटर टेस्ट हेल्दी सीड्स सिंक डैमेज वंस फ्लोट। जो एक्टिविटीज दिया गया ना, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर हम पानी में अगर एक ग्लास ले ले, अगर उसमें पानी पानी के अंदर कुछ बीज रखे, तो जो भी अच्छा सीड होगा वो अंदर चला जाएगा, जो खराब सीड होगा सड़ा गला रहेगा वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे ग्लास में या जो भी हो बर्तन में फ्लोट करने लगता है। तो उसी से हम पता कर लेते हैं कि भाई हाँ ये वाला गुड क्वालिटी का सीड्स है, ये वाला बैड क्वालिटी का सीड्स है। मेथड्स ऑफ सोइंग, तो हम किस तरह से जो जो बीज होता है हम किस तरह से मिट्टी में रख सकते हैं। तो पहला तो हो गया मैनुअल सोइंग, हाथ से भाई हम छीट दिया, ऐसे जैसे कि आप देखते हुएगा धान या गेहूं में ऐसे होता है। दूसरा होता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है कि एनसीईआरटी बुक में भी आपको दिया गया है कि वो ट्रैक्टर से कंबाइंड होता है, और ट्रैक्टर से एक छेद टाइप का होता है, और एक प्रॉपर डिस्टेंस में ये रहता है कि हाँ भाई यहाँ पे इतने दूरी पे सीड्स को हमें पहुंचाना है और इतना ही अंदर तक ले जाना है। तो ये जो सीड ड्रिल है ये बड़े बड़े खेतों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बट जो मैनुअल सोइंग होता है ये ना गरीब लोग या छोटे मोटे जो छोटे लैंड पे खेती करते हैं उनके लिए ये फायदेमंद साबित होता है। और जबकि जब बड़े लार्ज स्केल पे खेती करते हैं तो सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। प्रॉपर स्पेसिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर अवॉइडिंग ओवर क्राउडिंग। हाँ एक और बात की, जैसे कि अगर हाथ से कोई छीट रहा है तो क्या होता है कि कितना बीज कितना बार होता है, बीज है ना 10-12 बीज एक ही जगह पे आ जाता है, तो वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाता है, जिसके वजह से कोई भी वहाँ वहाँ पर का प्लांट उपज नहीं पाता अच्छा से, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है, एडिंग मैन्यूर्स टू एंड फर्टिलाइजर्स। अब एक बात आती है कि भाई मैन्यूर्स क्या होता है और फर्टिलाइजर्स क्या होता है। तो ये दोनों है ना बहुत एसेंशियल होता है खेती बाड़ी करने के लिए, प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। मैन्यूर क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, और फर्टिलाइजर्स क्या होता है, ये फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है। तो ये सबसे पहले तो डिफिनीशन आना चाहिए। प्लांट्स नीड न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो स्पेशली नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा है, तो ऑप्शन में भी आता है एनपीके होता है, मैन्यूर होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है। तो सबसे जरूरी क्या होता है, एनपीके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब बोला मैन्यूर क्या होता है, तो इसके बारे में बताया गया है कि ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट। ये जो मैन्योर होता है ना, या तो एनिमल वेस्ट होता है या तो प्लांट का वेस्ट होता है, या प्लांट्स अगर कहीं सड़ गल गया मर गया तो वहां से मैन्योर्स का उत्पादन होता है। एग्जाम्पल क्या है, काउडंग एंड कंपोस्ट। एक और बात, कंपोस्ट क्या होता है और वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट क्या होता है कि जैसे कि हम अपने जहाँ पे खेती बाड़ी होती है वहां पे हम है ना गड्ढा खोद करके जितने भी घर का वेस्ट होता है या एनिमल का वेस्ट होता है या प्लांट्स का कुछ, जैसे घर में भी कुछ खाना खाना बचा तो जो बच जाता था हम वहाँ पे जाके गड्ढा खोद करके वहाँ पे जमा करते धीरे धीरे 2-4 महीने में वो ना खाद की तरह बन जाता है। लेकिन वही अगर उसमें हम अर्थवर्म डाल देते, केचुआ डाल देते या और भी कोई इंसेक्ट्स डाल देते, तो वहाँ से है ना
वो वर्मी कंपोस्ट बन जाता है। तो कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में यही डिफरेंस है। चलिए हम फर्टिलाइजर की बात कर लेते हैं। केमिकल कंपाउंड्स रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स। एक और बात, मैन्यूर्स और फर्टिलाइजर्स का बात किया जाए तो फर्टिलाइजर है ना ज़्यादा यूजफुल है, बट फर्टिलाइजर का डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो ज़्यादा अमाउंट में अगर उसे हम क्रॉपिंग में यूज लेते हैं तो उससे है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। उससे अलग अलग तरह का बीमारी फैलता है। अगर वो अगर कोई वो खाना खाता है, वो सीड से जो उपजा हुआ ये होता है, मतलब ग्रेन्स होता है, अगर उसको ज़्यादा यूज करता है तो उससे बहुत ज़्यादा बीमारी फैलती है। दूसरे ये होता है कि जो वाटर पोल्यूशन होता है बहुत ज़्यादा इससे फैलता है। तो इसीलिए ना गवर्नमेंट भी है ना एक प्रॉपर अमाउंट में बोलता है कि भाई आप फर्टिलाइजर यूज करो, बट मैन्यूर्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी चाहती है कि मैन्यूर्स का प्रमोशन करे। यूरिया हो गया, एनपीके हो गया, एमोनिया हो गया, सल्फेट हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फर्टिलाइजर में आता है, और काउ डंग एंड कंपोस्ट आपका मैन्योर्स में आता है। तो एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं कि भाई एनपीके का फुल फॉर्म क्या है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो ये सारी चीज़ें भी एग्जाम्स में आती है। मैन्योर इज इको फ्रेंडली, इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर। अब मैन्योर का एक और फायदा क्या होता है, ये ना अच्छे से मिट्टी को भी है ना अच्छे से एक तो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उसके अलावा ना सॉइल जो टेक्सचर होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। दूसरा ये तो इको फ्रेंडली है ही। फर्टिलाइजर्स कॉजेज पॉल्यूशन, ओवर यूज कैन हार्म द सॉइल। एक और बात, अगर फर्टिलाइजर्स है तो मैंने जैसे बोला कि वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलाता है। दूसरा तो ये होता है कि खाने को जहरीला बना देता है। तीसरा ये भी नुकसान है कि ये जो सॉइल होता है ना उसे भी नुकसान पहुंच जाता है अगर एक्सेसिव में यूज किया जाए, तो उस सॉइल को भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल ये हार्म करता है। बेस्ट प्रैक्टिस, यूज बोथ मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स टुगेदर, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब बोल रहा है कि एक और तरीका हो सकता है कि थोड़ा मैन्यूर्स का यूज किया जाए, थोड़ा फर्टिलाइजर्स का, जिसके वजह से न ज़्यादा पॉल्यूशन फैलेगा, और सॉइल जो मतलब ग्रेन्स का क्वालिटी होता है वो भी अच्छा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, पानी पटाना। वाटरिंग ऑफ द क्रॉप्स। क्रॉप्स नीड वाटर एट प्रॉपर इंटरवल्स फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेसिस। अब बात आ रही है कि भाई हम लोग इरिगेशन क्यों करते हैं, खेतों में पानी क्यों पटाते हैं। तो पहली तो बात है कि भाई पानी जैसे हम लोग के लिए मतलब जरूरी है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि अगर हम शुरू शुरू में जैसे ही हम बीज छींटते हैं और पानी खेतों में पटाते हैं तो उससे क्या होता है कि जर्मिनेट करता है, सो डैट जो बेबी प्लांट होता है वो तेजी से ग्रो करे। दूसरा क्या होता है, अब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स का। अब जैसे कि हम नॉर्मल अगर ऐसे छींट दिए खेतों में, जो भी न्यूट्रिएंट्स हुआ, फर्टिलाइजर्स हुआ, छींट दिए, तो हो सकता है कि हवा आए और उसे उड़ा करके कहीं और ले जाए, या कुछ भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई मतलब कोई जानवर आया उसको खा ले। तो उससे बचने के लिए क्या होता है कि खेतों में पानी पटा दिया जाता है, सो डैट जो भी खाद है, जो भी ये सारी चीज़ें या मैन्यूर्स है वो ना मिट्टी के अंदर चला जाए। तीसरा फोटोसिंथेसिस में तो यूज होता ही है। ट्रेडिशनल मेथड क्या है इरिगेशन का, फर्स्ट है मोट, दूसरा है ढेकली, तीसरा है रॉड। तो ये जितना भी है ना ये एनसीईआरटी में ये इसका पिक्चर दिया गया। तो आप अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये ढेकली क्या है, मोट क्या है, तो आप एनसीईआरटी बुक भी साथ में लिए लेके बैठो, और आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार भाई ये मोट है, इसको और ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें एग्जाम में भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, या मॉडर्न मेथड क्या है। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप एक बार एनसीईआरटी से देख लो, पिक्चर देख लो, समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड कौन कौन सा है। तो मेथड फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है कि जैसा कि हम लोग मूवी में भी देखते हैं कि एक उसे क्या फुहारा टाइप का पानी निकलता है जैसा कि बारिश हो रही है। और दूसरा जो ड्रिप इरिगेशन क्या होता है ना कि प्लांट्स के जड़ में एग्जैक्ट 2-2 मिनट में, 3-3 मिनट में एक एक बूंद जस्ट पानी गिरता है। इससे फायदा क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम से फायदा मतलब फायदा तो एक है कि भाई पानी प्रॉपर अमाउंट में पहुंच रहा है, बट इससे नुकसान क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ये पानी खर्चा करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पानी की वजह से जो पेड़ हो वो जल्दी सूख जाए। और ये सूटेबल कब है, तो सैंडी सॉइल के लिए, अन इवन लैंड के लिए, स्प्रेयर वाटर लाइक रेनफॉल। और ड्रिप इरिगेशन का फायदा क्या है कि ये ना जितना पानी की जरूरत होती है उतना ही देता है, और दूसरा कि ये पानी की बर्बादी नहीं करता। तो ये वाटर ड्रिप्स स्लोली नियर रूट्स, वाटर स्कार्स एरिया, फ्रूट फ्रूट क्रॉप्स। हाँ, ये जो ड्रिप इरिगेशन का मेनली यूज है ना राजस्थान वाले एरिया जहाँ पे बहुत कम पानी मतलब पानी की बहुत कमी है, वहाँ पे ये ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा यूज होता है। एक्सेस वाटर कैन कॉज ओवर लॉगिंग एंड रूट रोट। हाँ,
एक और बात, अगर ज़्यादा अगर अमाउंट में भी अगर हम पानी को खेतों में रख देते हैं तो उससे नुकसान ही क्या है ना, कि हो सकता है कि जो बीज हो या प्लांट हो, बेबी प्लांट हो, वो सड़ जाए, गल जाए। तो इससे बचने के लिए है ना, ड्रिप इरिगेशन बेस्ट अभी तक का इरिगेशन माना जाता है, सो डैट जितने पानी की जरूरत हो हम उतना ही पानी देते हैं प्लांट्स को। नेक्स्ट हमारा स्टेप है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो वीडीसाइड्स होता है, जैसा कि आपकी बार भी शायद एग्जाम में आया होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ वीडीसाइड, ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस आया हुआ था। तो वीडीसाइड्स मतलब क्या होता है कि जैसा कि अब हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ है ना कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी ग्रो हो जाते हैं उसके साथ। तो अब उसको एक तो तरीका है कि भाई आप भाई खुरपी लो, हसुआ लो, उससे हटा सकते हो। दूसरा क्या होता है कि एक दवा भी आती है, सो दैट आप उसे खेतों में छीट देते हैं, तो वो सारे प्लांट्स होते हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो मर जाते हैं। तीसरा क्या होता है कि तीसरा चलिए हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। पहला बोल रहा है वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग विथ क्रॉप्स। तो अगर कोई प्लांट अनवांटेड प्लांट है जो क्रॉप्स के साथ उग गया है, तो उसे वीड्स बोलते हैं। कंपीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट। हाँ, एक और बात, अगर ऐसा भी कोई सोच सकता है कि भाई इससे इससे दिक्कत क्या है, अगर कोई और प्लांट्स उग गया तो इससे दिक्कत ये है कि जो खेत होता है उसमें ना एक प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स रहता है, वाटर और सनलाइट रहता है। सनलाइट तो चलो अनलिमिटेड है, बट न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर है ना एक प्रॉपर अमाउंट में ही रहता है। तो उससे क्या होता है, अगर अनवांटेड प्लांट भी उसके साथ ग्रो कर जाए, तो होता है कि बराबर बराबर सब कोई न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर बांट लेता है, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स होता है ना उसे कम पानी और वाटर और न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाते, तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है प्लांट्स को। मस्ट बी रिमूव्ड रेगुलरली। तो इसे क्या करना है कि आप लोग खेतों में भी देखते होंगे कि जस्ट 20 दिन 25 दिन के बाद हमेशा है ना वीडीसाइड्स को हटाया जाता है, सो डैट क्रॉप्स अच्छे से उपज सके। वीडीसाइड मेथड क्या क्या है, पहला तो मैनुअल वीडिंग, हाथों से अपना या खुरपी से ये सब कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि केमिकल वीडीसाइड्स लाइक 2,4-AD यूज केयरफुल्ली विथ प्रोटेक्टिव गियर। तो ये एक वीडीसाइड का एग्जांपल 2,4-D। क्वेश्चन में भी ऐसा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वीडीसाइड्स, तो 2,4-D इसका एग्जांपल हो गया। Weeds like per Persinum can also cause allergies। तो एक और weeds है जो, जिससे क्या होता है कि हम लोग खेत में भी जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, अगर वो जो अनवांटेड प्लांट्स है उस पर हाथ चला जाए या कुछ भी हो जाए या पैर में सट जाए, तो उससे है ना थोड़ा शरीर को अजीब लगता है, एलर्जी टाइप का भी हम लोग को महसूस होता है। तो उसी के बारे में बताया गया। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो है हार्वेस्टिंग। सिक्स्थ स्टेप है प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग मैच्योर क्रॉप्स। तो जैसा कि पानी पड़ गया, अब क्रॉप्स लगभग लगभग तैयार हो चुका है, तो अब हमारा क्या काम हो जाता है कि हम उसे काट करके एक अच्छे तरीके से उसे थ्रेसिंग करके स्टोरेज का काम कंप्लीट करें। तो मेथड्स कौन सा है जो हार्वेस्टिंग होता है, पहला तो होता है कि भाई हाथ से हसुआ से चलो काटते हैं। दूसरा क्या होता है मैकेनिकल, जैसा कि थ्रेसर, आप लोग जानते, थ्रेसर बोल रहे सॉरी, जैसा कि उसे क्या बोला जाता है, अ, कल नहीं, कल्टीवेटर नहीं, हाँ हार्वेस्टर उसे बोला जाता है, और कंबाइनर बोला जाता है। ये हार्वेस्टर और कंबाइनर है ना मेनली पंजाब साइड वाले एरिया में ये चलता है। हाँ, रीपर भी बोला जाता है, जो मैकेनिकल का यूज होता है ना वो रीपर भी होता है। तो उससे क्या होता है ना कि जड़ से है ना वो प्लांट्स को काट दिया जाता है। कंबाइंड हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीन, ये जो कंबाइनर होता है ना, आप एक बार गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करना कंबाइनर। तो कंबाइनर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं पंजाब वाले एरिया में, सो डैट वहाँ पे बीघा बीघा खेतों में है ना बहुत लंबा चौड़ा बीच में आ ही नहीं रहता, तो वहाँ ना इजीली कंबाइनर चल जाता है। कंबाइनर का क्या काम होता है, वो ना जड़ से काट भी देगा और उसी वक्त जस्ट अनाज बाहर फेंक भी देता है। मतलब कि ट्रैक्टर बगल में भी लगा रहता है, वो हर हर लगा रहता, हर घर है, ये क्या कहते हैं उसको, ट्रॉली लगा रहता है। तो उस पे है ना जस्ट मतलब बहुत तेजी में ये काम करता है, बट बहुत ही कॉस्टली ये मशीन होता है। थ्रेसिंग क्या होता है सबको पता होगा, थ्रेसर आता है ट्रैक्टर के साथ आता है, उसमें आप कटा हुआ जो भी ये होता है पेड़ होता है उसको रखो, वो जो ग्रेन्स होता है और जो स्टॉक्स होता है वो उसे अलग कर देता है। लास्ट हमारा जो है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है कि अब जैसे कि अनाज घर आ गया तो उसमें ना कुछ हो सकता है कि गंदगी रहे, मतलब कि भूसी उसी रहता है उसमें, तो उसको है ना हम भूसा से अलग करने के लिए पंखा पंखा आता है। अब तो ये सारे स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स इसमें खत्म हो चुके हैं, इंजीनियरिंग वाला स्टेप खत्म हो चुका है, क्योंकि अब थ्रेसर बहुत हाई क्वालिटी का आ चुका है, तो उसी से काम चल जाता है। या नेचुरल जो हवा होता है उसके सामने भी अगर तेजी हवा चल रहा है तो उसके सामने भी अगर हम कोई भी बर्तन से अगर हम प्रॉपर अमाउंट में धीरे धीरे अगर ग्रेन्स को नीचे करते तो वो ऑटोमेटिकली जो भी भूसी होता है वो अलग हो जाता है। तो विनोइंग इसे ही बोला जाता है। और ये जो विनोइंग है ना, विनोइंग और थ्रेसिंग,
ये बोले एग्जाम में अच्छे खासे पूछे जाते हैं, हर बार मैंने देखा है पीवाईक्यू, तो जामिया में भी आ रहे हैं और और ये एमयू में भी आ रहे हैं। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ना, इसे अच्छे से पढ़ लेना अच्छे से। ये वाला मैं अच्छे से एरिया ये कवर कर देला, ये वाला जो एरिया है एक बार अच्छे से पढ़ लो। अगर ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, वहाँ से इजीली आपको एक्सेस ये नोट्स का मिल जाएगा। हार्वेस्ट फेस्टिवल ये भी आपके जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दिया गया। पोंगल, बैसाखी, लोहड़ी, ओणम, ये जो है ना ये आपके हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है। एक और बात यहाँ पे, ये होली जो होता है ना, होली उसको भी हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह ट्रीट किया जाता है, बट इसमें नहीं दिया गया, तो एक बार ये भी ध्यान दे देना। बट ये वाला जो पोर्शन है ना, इससे अभी तक तो मैंने देखा क्वेश्चन नहीं आया। बट ये वाला जो ये वाला जो है ना, ये वाला इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस अभी तक आए। चलिए लास्ट हम जो लास्ट हमारा स्टेप है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लास्ट स्टेप है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है कि भाई अब जो भी बीज था उपजा उसे काट करके हम लोगों ने उसे भूसी से अलग कर दिया। अब हमारा काम क्या पड़ता है कि हम भाई उसे स्टोर कर दें, सो दैट हम लोग साल भर उसका यूज कर सके। प्रॉपर स्टोरेज प्रिवेंट्स डैमेज बाय इंसेक्ट्स, रोडेंट्स, फंगी, मॉइस्चर। अब हम स्टोरेज क्यों करते हैं? सो दैट जो भी इंसेक्ट्स होते हैं हमारे घरों में उससे बचाया जा सके। रोडेंट्स मतलब होता है जैसे चूहा हो गया, सांप हुआ, जो जमीन पे मतलब होता है ना रेंगता है, उसे रोडेंट्स बोला जाता है। फंगी, मॉइस्चर, सो दैट होता है, आप लोग भी घरों में देखते हुइएगा कि बहुत ज़्यादा होता है कि प्रॉपर अगर अच्छे से उसका ख्याल नहीं रखा जाए तो वो सड़ गल जाता है, अनाज गल जाता है। तो अब उससे बोल रहा है कि स्टेप्स क्या क्या। पहला तो है कि ग्रेन्स आर सन ड्राइड बिफोर स्टोरेज। आप लोग भी घरों में देखते होइएगा कि जैसे अनाज आया घर पे तो उसे है ना 2-3 दिनों के लिए छत पे या अपने दरवाजे के सामने अच्छे से पल्ली पे बिछा करके उसे सुखाया जाता है। स्टोर्ड इन जूट बैग्स, मेटल बिन्स, गोडाउंस, ग्रेनरीज एंड सिलोज। ये जो सिलोज एंड ग्रेनरीज है ना, ये आप लोग आई थिंक कि आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट इसका जो पिक्चर है ना एनसीईआरटी में दिया गया, तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक में इसे देख लो। जूट बैग्स मतलब चट्टी का बोरा, आप लोगों को भी पता होगा। मेटल बिन्स मतलब वही ट्रंक कर है, कोठी जो होता है उसी को मेटल बिन्स बोला जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को पता होगी। फार्मर्स यूज पेस्टिसाइड्स एंड ड्राई नीम लीव्स ड्यूरिंग स्टोरेज। हाँ, एक और बात, जैसा कि अब कहीं कहीं पे बहुत बड़ा स्टोरेज है तो वहाँ पे क्या होता है ना कि पेस्टिसाइड्स और नीम के पत्ते रख दिया जाता है, सो डैट वहाँ पे इंसेक्ट्स ये सारी चीज़ें ना आ पाए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है टूल्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर। तो यहाँ से क्वेश्चन है ना भर भर के आते हैं, भर भर के आते हैं। ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे आप अच्छे से एक बार देखो। प्लग का क्या काम होता है? टीलिंग द सॉइल, मतलब कि मिट्टी को ऊपर नीचे कर। हो क्या होता है? रिमूविंग वीड्स। इसका क्या हो का यूज होता है, जो जिसे हम खुरपी बोलते हैं, उसे उसका क्या काम है कि रिमूव करता है वीड्स को। कल्टीवेटर, जिसे हम हर बोलते हैं गांव लैंग्वेज, गांव घरों के लैंग्वेज में। टीलिंग विथ ट्रैक्टर, इसे हम ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल का क्या काम होता है कि एक प्रॉपर अमाउंट के डिस्टेंस पे है ना हम लोग बीज को है ना मिट्टी में रखते हैं। तो सोइंग सीड्स इसका फंक्शन हो गया। सिकल, हसुआ, हसुआ का क्या काम होता है कि जो हार्वेस्टिंग होता है ना मैनुअली हाथ से करते हैं, जैसे कि गरीब लोग हैं या फार्मर जो लोअर लोअर लेवल के हैं, तो वो लोग हाथों से है ना हार्वेस्ट को काटते हैं, तो उसे हार्वेस्टिंग मैनुअली बोला जाता है। कंबाइन, कंबाइन मैंने क्या बोला था, ये ना मेनली आपको पंजाब वाले एरिया या जहाँ पे बहुत लार्ज स्केल पे खेती किया जाता है यहाँ पे यूज होता है। इसका क्या काम है? हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग ये दोनों एक ही साथ हो जाता है। और उसके अलावा जो जो ये अनाज निकलता है ना वो भी जस्ट उसी समय हो जाता है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और आता है। हाँ हाँ, अच्छा थ्रेसिंग तो दिया गया, हाँ तो ये हो गया। तो ये वाला स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छे से देख लेना इसे भी। नेक्स्ट एनिमल हस्बेंड्री। मैंने क्या बोला था कि आपका जो एग्रीकल्चर पार्ट आता है उसमें प्लांट्स के बारे में भी बताया गया और एनिमल के बारे में भी बताया गया। द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग एनिमल्स टू गेट मिल्क, मीट, वूल etc। अब एनिमल हस्बेंड्री का क्या यूज है, इससे क्या फायदे हैं? तो जब भी हम खेती करते हैं, क्यों खेती करते हैं? सो डैट हमें मिल्क मिले जानवरों से या मीट मिले, या कोई जैसे कि अगर कोई भेड़िया पाल रहा है तो उससे क्या होगा, उसे उसे मिलेगा, वूल मिलता है। एनिमल्स आर गिवन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशियस फूड, वैक्सीनेशन, क्लीन शेल्टर। अब एनिमल्स को क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, या जो भी एनिमल्स का पालन पोषण करते हैं वो तो पहले तो उसे अच्छा भोजन देते हैं, सो डैट तबीयत खराब ना हो। दूसरा है कि प्रॉपर टाइम टू टाइम पे है ना उसका वैक्सीनेशन किया जाता है। बहुत सारे
ऐसे बीमारी होते हैं जो जानवरों में बहुत तेजी से फैलते हैं, उससे बचने के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है। तीसरा कि उसको रहने के लिए ना अच्छा सा घर, मतलब घर नहीं दिया जाता, एक झोपड़ी टाइप का जो भी हो, तो उसका यूज करते हैं लोग, सो डैट अच्छे से एनिमल हस्बेंड्री हो सके। कॉमन एनिमल्स काउज बफेलोज, ये सभी चीज आपको आई थिंक पता होगा, इसका एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कुछ कुछ डिफिनीशन है जो इस चैप्टर में कवर हुआ है, उसके बारे में हम हल्का सा देख लेते हैं। टिलिंग क्या होता है कि टर्निंग ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग, मिट्टी को ऊपर नीचे करना, उसी को टिलिंग बोला जाता है। सोइंग क्या होता है, जब सीड्स को हम मिट्टी में डालते हैं उसे सोइंग बोला जाता है। मैन्योर क्या होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर क्या होता है, जो केमिकल होता है उसे हम फर्टिलाइजर्स बोलते हैं, जिससे हमारे क्रॉप्स को फायदा पहुंचता है। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाइंग वाटर। वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स। थ्रेसिंग क्या होता, हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जो भी क्रॉप्स है उसे काटना। थ्रेसिंग क्या होता है, हाँ यहाँ से ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ये वाला जो डिफिनेशन है थ्रेसिंग, व्हाट इज थ्रेसिंग। तो सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चॉप, चॉप मतलब डंठल से अलग करना, उसे हम थ्रेसिंग बोलते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम है ना ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कि हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कराना, पूरा एमयू जामिया का हम सिलेबस कंप्लीट कराने वाले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आई थिंक थैंक्स जिन्होंने पूरा वीडियो अच्छे से बैठ करके सुना है, जो भी यहाँ पे लोग आए हैं, मतलब कि आई थिंक 10 से 15 मिनट का वीडियो बना होगा। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो थैंक यू यार, कि पूरा वीडियो देखने के लिए। आई थिंक वीडियो पसंद जरूर आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर कुछ फीडबैक चाहिए, फीडबैक देना हो, या वीडियो कैसा लगा, या कुछ अगर गलती है, या कुछ और चीज़ चाहिए, कोई और सिलेबस चाहिए, मतलब कि इस तरह से पढ़ाइए भैया, वो कीजिए, ये कीजिए, तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 डिस्कशन करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।